दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, साल 1990 के दशक की बात करें, वो एक ऐसा समय था जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ने एक बड़ा नरसंहार देखा और वहां पर किस तरह से कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया और उसके बाद कश्मीरी पंडित पलायन करते हैं रातों रात और उसके बाद देश के हर एक हिस्से में वो पहुंचते हैं अपनी जान बचाकर। लेकिन ऐसे हमले के बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक बार फिर से कुछ उसी तरह का मंजर सामने आएगा। पहलगाम में जो टारगेट किलिंग हुई है, हम इसको अपनी हर खबर में टारगेट किलिंग जरूर बताते हैं, क्योंकि ये हिंदुओं का धर्म पूछकर उन्हें टारगेट किया गया है। और इससे पहले भी जो टारगेट किलिंग की घटनाएं कश्मीर में आती रही, लेकिन एक बड़े स्तर पर एक साथ इतने सारे लोगों को टारगेट करके उनको धर्म पूछ के उनकी हत्या कर देना, ये एक बहुत बड़ा नरसंहार था। और किस तरह से इंसानियत अपने निचले स्तर पर आ गई है, उसका उदाहरण भी था। फिलहाल इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए पूरे मामले पर, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज इस समय हो रही हैं सुरक्षा के लिहाज से, पॉलिटिक्स वाइज, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए पनून कश्मीर के चेयरपर्सन हमारे साथ अजय चुरांगू जी मौजूद हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी सर, क्या कहेंगे, क्योंकि सारे देश ने और पूरी दुनिया ने पहलगाम में टूरिस्ट पर और हिंदुओं पर जो बर्बरता है वो देखी है, किस तरह की इंसानियत शर्मसार हुई वो सब देखा है। आप भी इस दौर से गुजर चुके हैं, किस तरह की आप इस समय परिस्थितियों को देखते हैं? हम बहुत 3 साल से आपके माध्यम से भी मैंने बहुत बार कहा, आपके चैनल के माध्यम से भी कहा कि खतरा बढ़ रहा है। और जो भारत सरकार की पॉलिसी थी कि आंख मूंद के रहना और ये समझना कि टूरिज्म के माध्यम से हम अलगाववाद और अलगाववादी आतंकवाद को न्यूट्रलाइज कर सकेंगे, ये सबसे बड़ी एक, जिसको आप कहिए, एक गलत सोच थी। आपने जो ये कहा कि ये अभी जो हाल ही में घटना हुई है, इसका जो स्वरूप है वो हिंदू जाति विध्वंस की प्रक्रिया का ही स्वरूप है। जिस तरह से कश्मीरी हिंदू को वहां पे निकाला गया, जिनोसाइड जिसको हम कहते हैं, जाति विध्वंस को अंग्रेजी में अगर बोले तो जिनोसाइड बोलते हैं। ये जिनोसाइड की घटनाओं का ही एक और घटना है और जघन्य रूप से, बिल्कुल प्रखर रूप से हमारे सामने आई है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये ऐसा नहीं है कि ये वाहिद एक घटना है। हमने देखा है कि पिछले कितने साल में 2-3 बार अमरनाथ यात्रियों पे अटैक हुए और दर्जनों के करीब वहां पे जो पिलग्रिम्स थे उनकी हत्या की गई। आपने यहाँ पे शिवखोड़ी में हाल ही में देखा, वहां पे हत्याएं हुई। कश्मीर घाटी में भाजपा के टाइम पे 2 बार जो बचे खुचे कुछ हजार हिंदू वहां पे रह रहे थे, उनको संपूर्णता से निकलना पड़ा। 2 बार रिलीजियस क्लींजिंग हो गई। उसके बाद जैसे आपने कहा कि सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग्स हो गई, एक एक करके हिंदू समाज के हर एक वर्ग को टारगेट करके उनको मारना, जो कश्मीर में है। तो हमारे सामने ये घटनाक्रम था। इतना ही था कि हम इस घटनाक्रम से जो हमको सबक लेना चाहिए था, जो इनकी अंडरलाइनिंग मैसेजेस थी, उनको हमने नजरअंदाज किया और एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ कि जहां पे इस तरीके से हम अपने ही नागरिकों को, अपने ही भाइयों को वहां पे असहाय परिस्थिति में देख रहे थे और किस तरह से दूसरा साइड, जो आतंकवादी साइड है, वो जहाद के तहत हिंदुओं की निर्मम हत्याएं कर रहा है। ये हम सब लोगों ने सामने देखा। या चुरंगू जी, अगर हम बात करें इसके बाद, जाहिर सी बात है, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कश्मीर पहुंचे, स्थिति का जायजा लेने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन अब एक पिक्चर दिखाई जा रही है कि कश्मीर के अंदर जो वहां के लोकल हैं, जो वहां पर बिजनेस करते हैं अलग अलग स्तर का, उनका ये मानना है कि कश्मीर में स्वागत है उन लोगों का जो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं या बाहर से आते हैं, वो आतंकवाद को समर्थन नहीं देते। बड़े स्तर पर जो मुस्लिम समुदाय है वो सड़कों पर उतरा, विरोध प्रदर्शन हुआ। इस बात का उल्लेख जो है वो उमर अब्दुल्ला ने असेंबली के अंदर भी किया कि इस स्तर का जो भाईचारा है वो पहले कभी नहीं देखा था। क्या लगता है आपको कि एक तरफ तो ये अटैक्स होते हैं और ये भी बातें उठती हैं कि बिना किसी इंटरनल सपोर्ट के, ऑन ग्राउंड वर्कर्स के इतना बड़ा कांड जो है वो नहीं हो सकता था, वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और जो वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, वो भी सड़क पर उतरकर इस हमले का विरोध करते हैं। आप इन दोनों बातों को कैसे देखते हैं? पहले जो ये हो रहा है, इसको मैं कहता हूँ फ्यूनरल सिंपैथी। फ्यूनरल आपको मालूम है ना, जब कोई व्यक्ति मरता है और उसकी आप बॉडी को
दाह संस्कार के लिए ले जाते हो, तो कोई भी सड़क पे चल रहा है व्यक्ति प्रणाम करता है, झुकता है, किसी भी धर्म का हो वो, वहां पे उसकी एक सिंपैथी जनरेट होती है। कश्मीर घाटी के सेकुलरिज्म में वहां की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के सेकुलरिज्म को मैं फ्यूनरल सेकुलरिज्म कहता हूँ, कि वहां पे कोई बचा कुचा कोई हिंदू हो, वो मर जाए तो फिर उसके दाह संस्कार में लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये आतंकवाद है, ये ऐसा नहीं आता कि पाकिस्तान से ये ड्रोन में आ गए, वहां पे उतरे, वहां पे लोगों को मारा और फिर ड्रोन में वापस चले गए। ये समाज के गर्भ से निकलता है और ये समाज के गर्भ में पनपता है। अगर हम इस तथ्य को नकारें और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो हर दिन करनी होती है, जो बिजनेस एक्टिविटी हर दिन कर रही होती है, उसके कारण जो लोग अपने एक्सप्रेशंस देते हैं उसको सामने रखें, तो हम अपने आप को भी धोखा देंगे। और वहां पे कश्मीर घाटी में भी ऐसे लोग जो इससे तंग आ चुके हैं, या वो ऐसे लोग जो ऐसी बातों का समर्थन नहीं करते हैं, उनको भी हम आइसोलेट करेंगे। कश्मीर घाटी में हमको ये समझना चाहिए कि जो दो मुख्यधारा की पार्टियां जिनको मान्यता है, वो हाफ सेपरेटिस्ट पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। दोनों समझती हैं कि कश्मीर घाटी में एक इस्लामी मुसलमान पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसको हल करना है। दोनों पार्टियों का मानना है कि भाई इस मुस्लिम डायमेंशन वाले में जो ये राजनीति है, इसका जब तक ना हम इसको एड्रेस करें तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। तो अंदर समाज के गर्भ में राजनीतिक स्तर से लेके जिसको आप सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर तक, ये आतंकवाद वहां पे पलता है, फलता है और फूलता है। तो फिर किस बात की गारंटी जो है वो केंद्र सरकार देती रही है? लगातार ये बात कहती रही है कि हमने कश्मीर में G20 समिट करा दिया, हमने कश्मीर में टूलिप गार्डन को खोल दिया, पिछले कुछ सालों में टूरिज्म उफान मार रहा है और कहीं ना कहीं आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। ये किस बेसिस पर ये दावे किए गए, जबकि सच्चाई सामने आ भी गई? आपको लगता है कि एकदम से 28 लोगों को सरेआम दिन दिहाड़े अपने ही देश की धरती पर जो है वो कत्ल कर देना, ये किस और मैसेज देता है? भारत सरकार बहुत समय से, मैं भाजपा सरकार को ही इसमें दोषित नहीं मानता हूँ, जम्मू कश्मीर कश्मीर को वो आधे अलगाववाद की राजनीति के माध्यम से चलाना चाहते हैं। उन्होंने जब 47 में शेख अब्दुल्ला को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर लाया, इम्पोज किया, इलेक्शन करके नहीं लाया, उस समय से आज तक भारत सरकार चाहता है कि वहां पे आधे अलगाववादियों को एम्पावर करके हम यहाँ की व्यवस्था को चलाएं। ये सबसे घातक सिद्ध हो गई है। इससे वहां पे कश्मीर घाटी में जिनोसाइड हुआ और ये जिनोसाइड अब पूरे देश में फैल चुका है। ये एक अजीब किस्म की एक परिस्थिति है जहां पे ये सोचा जाता है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी उन एरियाज में करें जहां पे आतंकवाद है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो वहां पे आतंकवाद को शरण देते हैं या उसको पालते हैं, वो लोग ये समझ जाएंगे कि भाई आतंकवाद गलत है और वो आतंकवाद से विमुख हो जाएंगे। ये जो ये एजम्पशन है, ये एजम्पशन एक विशफुल थिंकिंग रही है और हमारी भारत सरकार की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक जिसको सबसे बड़ी त्रुटि रही है। दुनिया में आतंकवाद, अलगाववाद, खासतौर से इस्लामी आतंकवाद और अलगाववाद इन कारणों से खत्म नहीं हुआ है, कहीं पे भी नहीं हुआ है। जो ये कर रहे हैं उसके कारण नहीं हुआ। इस्लाम ट्यूलिप गार्डन खोल दिया, वहां का जो अलगाववादी वो समझता है कि हमारी ताकत है, कि हमारी बगावत के बावजूद भी भारत सरकार यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करती है। वो समझते हैं कि हमारा टेररिस्ट ब्लैकमेल इतना स्ट्रांग है और उसका इतना पावर है कि समाज के जिन वर्गों से अलगाववाद निकलता है, भारत सरकार की डेवलपमेंटल पॉलिसी और गवर्नेंस पॉलिसी उसी को पोषित करती है। तो ये जो ये पॉलिसी आपने कहा, ये सेपरेटिज्म और टेररिज्म को प्रीमियम देने वाली पॉलिसी है। इसका दूसरा पक्ष देख लीजिए कि अगर एक भी बार हमारे होम मिनिस्टर, हमारे सेना के अधिकारियों से, हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर से पूछते कि भाई जिस तरीके का आतंकवाद हम पिछले 5 साल में देख रहे हैं, जिस तरीके का आतंकवाद हमने जम्मू में देखा है, इसकी मैसेज क्या है? क्या आतंकवादियों के पास क्षमता है कि वो हिंदुओं पे हमला करें, नॉर्मल टूरिस्ट पे हमला करें? और क्या आपके पास क्षमता है कि आप एक एक टूरिस्ट को सुरक्षा दे सकें? अगर इस दृष्टिकोण से वो सवा प्रश्न पूछते तो मुझे लगता है कि उनको जवाब कुछ और मिलता।
उनका प्रश्न ये नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, मैं सिक्योरिटी apparatus को मैं जिम्मेवार नहीं मानता हूँ। भारत सरकार की एक प्रीफिक्स्ड पॉलिटिकल प्रायोरिटी है कि किसी तरीके से घोषित करना कि हम जीत चुके हैं, और उस प्रीफिक्स्ड पॉलिटिकल प्रायोरिटी के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी बात भी कहनी पड़ती है, अपने जो इंफॉर्मेशन जो वो नॉर्मली पब्लिक को एजुकेट करने के लिए कहते हैं उसको कैलिब्रेट भी करना पड़ता है। और उस परिस्थिति में वो क्या करें, वो थोड़ी किसी डिक्टेटर कंट्री के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल अथॉरिटी उनको बोले उनको उसी तरह से अपने आप को डालना है। मैं ये समझता हूं जो जम्मू कश्मीर में हुआ है ये हाईएस्ट लेवल पे एक राजनीतिक विफलता है, और मुझे हैरानी है अभी तक कि भारत सरकार की तरफ से किसी भी राजनीतिक स्तर पे किसी ने ये जिम्मेवारी नहीं ली है। नहीं, लेकिन दिल्ली में जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, कांग्रेस भी उसमें मौजूद थी और विपक्ष भी था, लेकिन इस बारे में एक्सेप्ट जो है वो किया गया कि ये एक सुरक्षा की चूक थी। और अब कहीं ना कहीं एकजुटता का मैसेज भी जो है केंद्र सरकार दे रही है कि बेशक विचारधारा अलग हो, विपक्ष अलग हो, लेकिन अब हम इस हमले के बाद एक साथ हैं और एक साथ मिलकर पाकिस्तान को जवाब देंगे। क्या लगता है इस धारणा से आपको? ये जहां तक पाकिस्तान को जवाब देने वाली बात है, पूरा राष्ट्र उनके साथ है। लेकिन जहां तक ये कहना है कि इस गलती को चूक कहना है, ये इससे बड़ी आत्मघाती कोई बात नहीं हो सकती है। भारत सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि वो हिंदुओं को अलगाववाद और आतंकवादी तंत्र के साथ जो इनके समझौते डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते हैं, उस संदर्भ में वो उनको होस्टेज रखती है, उनको शील्ड बनाती है, उनको एक सैंडबैग के रूप में इस्तेमाल करती है। देखिए, अभी तक टूरिस्ट पे हमला नहीं, कई हमले हुए, ये उनको नजरअंदाज किया गया। तो ये कह रहे थे कि देखो जी हालात ठीक है, हम लड़ाई जीत गए। और अब टूरिस्ट पे ऐसा हमला हुआ जिसको छुपा नहीं पाते, तो कहते हैं देखो जी पाकिस्तान ने क्या किया। जो इनकी अपनी गलतियां हैं, अंदर से इनकी सोच में जो गलतियां, नरेंद्र मोदी जी से लेकर अमित शाह जी की सोच तक जो गलतियां हैं, उनको सुधारना पड़ेगा। और मैं तभी कहता हूं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता है कि अभी भी डाइवर्शन करने की बात है। जहां तक ना मूलभूत स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव राजनीतिक स्तर पे और सामरिक स्तर पे करेक्ट होगा, और वो पर्सपेक्टिव क्या है कि हम सेपरेटिज्म और टेररिज्म को प्रीमियम दे, ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे उन्हीं क्षेत्रों में जहां से सेपरेटिज्म और टेररिज्म आता है उनको हम डेवलप करें, या ऐसी पॉलिसीज हैं जहां पे हम आधे अलगाववाद के माध्यम से राष्ट्रवाद का निर्माण करें, या मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को पेट्रनाइज करके सेकुलरिज्म बनाने की एक कोशिश करें। ये सोच बेसिकली गलत है। एक आखिरी सवाल है आपसे। इस समय माहौल जो है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर एलओसी के पास गरमाया हुआ है। बात चल रही है कि कभी भी कोई वॉर की सिचुएशन बन सकती है। पाकिस्तान ने भी कुछ भारत के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो लगाए हैं और भारत की तरफ से भी लगे हैं। क्या लगता है आपको, इस समय वॉर एक मात्र जंग है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का, या आप किस तरह से देखते हैं इस सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का? पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है या नहीं करना है, और पाकिस्तान के साथ किस तरीके का युद्ध करना है, ये दायित्व भारत सरकार को है, और भारत सरकार को अपने इस दायित्व को निभाना चाहिए। हम लोग जहां तक पाकिस्तान के साथ हमारी परिस्थिति है, हम तो हमेशा भारत सरकार की पॉलिसीज का ही अनुमोदन कर रहे हैं, करते रहे हैं, अब भी करेंगे, जो जो कुछ भी करें। लेकिन ये सोचें कि भाई आतंकवाद और अलगाववाद जम्मू कश्मीर में अंदर समाज की कोख से निकल रहा है। यह आतंकवाद और अलगाववाद पाकिस्तान से बाय एयर यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान इसकी मदद नहीं करता है, लेकिन जो अंदर इसको पोषित किया जा रहा है, ये समय है कि वो पोषित करने की जो सारी प्रक्रियाएं हैं, जो भारत सरकार की गलत पॉलिसियों के कारण भी पोषण होता है, और जो वहां पे विघटनकारी तत्वों की सोच से और उनके कार्य से भी ये होता है, इन सबको जब तक ठीक नहीं किया जाए, इस युद्ध में निर्णायक हम स्थिति में नहीं आएंगे। चलिए, बिल्कुल ये समझना बहुत जरूरी है और वक्त रहते इस बात को समझना केंद्र सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कश्मीर घाटी भारत का एक हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और ऐसे में देशवासी उस हिस्से पर उसी तरह से
बिना किसी चिंता के घूम सकते हैं, जैसे वो देश के किसी अन्य कोने में घूमते हैं। लेकिन कश्मीर जो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, और ऐसे में जो हाल में जो एक बड़े स्तर पर हत्याएं हुई हैं, जो हिंदुओं को टारगेट करके उनकी हत्या की गई है, ये एक चिंता का विषय है। सरकार किस तरह की नीति बनाएगी वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल इस समय माहौल जो है वो तल्खी भरा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कई सारी तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास लोग जो हैं वो घबराए हैं कि अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। और पाकिस्तान भी पिछले कुछ दिनों से लगातार सीज फायर का भी उल्लंघन कर रहा है। हालांकि अब आगे किस तरह का माहौल रहेगा वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।